हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के मेजर थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज़ पंडिता रामाबाई सरस्वती। ओके, तो हमने लास्ट में कबीर को पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी, अच्छे से कबीर को समझा होगा, उनकी टीचिंग्स को, आइडियाज़ को और उनका मेजर कंट्रीब्यूशन को भी अच्छे से जाना होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारे सीक्वेंस में थिंकर्स को पढ़ते चलें, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप सिलेबस की तरफ देखोगे तो किस तरीके से पहले एंशियंट थिंकर्स को दिया गया, देन मिडवल थिंकर को दिया गया, देन लेटर आप मॉडर्न थिंकर्स को देखते हो। तो एक रहता है ना कि कंप्लीट टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी बनी रहती है, तो आप उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आई। क्योंकि सारे लोगों के जो सराउंडिंग्स हैं, टाइम पीरियड्स हैं, वो डिफरेंट है, उनके जो थॉट्स हैं वो उनके ही टाइम पीरियड से किस तरीके से मैच कर रहे हैं, तो ये समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर पढ़ने वाले हैं, पंडिता रामाबाई सरस्वती को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही मेजर थिंकर रही हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर रही हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्म की बात की है, बहुत बड़ी स्कॉलर रही हैं, फेमिनिस्ट थिंकर रही हैं और ये एक ऐसी नारी भी हैं जिन्होंने भारत से बाहर जाके एक दूसरे देश में शिक्षा भी ली है, वहाँ रही भी हैं, वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशंस भी खोले हैं, विमेंस को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है, एजुकेट किया है। तो इनकी पूरी लेगेसी को पढ़ेंगे, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इनकी क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं वो भी हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, देन जस्ट टेक मी पेन। तो देखो इनका जो पूरा नाम है वो है पंडिता रामाबाई सरस्वती। ठीक है, आपको नाम भी इनका अच्छे से याद रखना है। अगर इनकी टाइम पीरियड की बात करें तो 1858 से 1922। देखो ज़्यादा मतलब एंशंट थिंकर नहीं है, ये हमारे मॉडर्न थिंकर्स के ही एक पर्सपेक्टिव से, जिस तरीके से हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है तभी हम इनको देखते हैं। ठीक है, इनकी अगर बर्थ प्लेस की बात करें तो गंगामुल महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। अगर ऑक्यूपेशन देखें इनका क्या काम करती थी तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थी। ठीक है, सोसाइटी में इन्हें जो गंदगी दिखी, सोसाइटी में जो इनको सुपरस्टिशंस दिखे, उन सारी चीज़ों को क्या करना चाह रही थी, सुधारना चाह रही थी। ठीक है, एक बहुत बड़ी स्कॉलर के रूप में हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट थिंकर के रूप में देखें जो नारी को सबसे आगे ले आना चाहती हैं, नारीवाद को बहुत ज़्यादा समर्थन करती हैं और साथ में एजुकेशनिस्ट भी हैं, मतलब एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है। अपनी एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने दूसरों को भी एजुकेट होने का क्या कहा है, पूरा इंस्पायर किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती हैं और अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से इनको और सारे थिंकर से अलग करती हैं। फेमस किस लिए ये जानी जाती हैं तो विमेंस के एमेंसिपेशन के लिए और एजुकेशन के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए और रिलीजियस राइटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती हैं। ठीक है, रिलीजन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं टॉन्च वो किया है। बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा ये वैसी रही हैं रिलीजन को लेकर, अच्छे इनके आइडियाज़ नहीं रहे हैं रिलीजन को लेकर, क्योंकि ये रिलीजन को हमेशा एक एज अ टूल मानती थी फॉर द विमेन ऑपरेशन। ठीक है, वो उनका मानना था कि अगर आप नारी को अच्छे से मतलब बांध के रखना चाहते हो, घर में कैद करना चाहते हो, उसको एमेंसिपेट नहीं होने देना चाहते हो, तो अच्छा ये होगा कि आप उसको ना धर्म में बहुत ज़्यादा फंसा दो और इन चीज़ों से वो एक बार मतलब लिप्त हो गई तो वो कभी नहीं निकल पाएगी और अपने सेल्फ वर्थ को कभी वो समझ नहीं पाएगी। ठीक है, ऐसी बातें ये करती हैं जो कि बिल्कुल सही भी दिखती हैं हमें। नेक्स्ट हम इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, क्या इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। तो पीरियड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड द इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, तो ये उस पीरियड के अब मैं अपनी टीचिंग्स देती हैं उस टाइम पीरियड की हैं जब इंडिया में कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज किया था, सारे लोग जानते हैं। साथ ही साथ में इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चले तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं पंडिता रामाबाई। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उनमें आप तिलक की बात कर लो, चाहे आप राजा राम मोहन रॉय की बात कर लो, विवेकानंद की बात कर लो, सरस्वती की बात कर लो, कितने भी सारे थिंकर्स रहे हैं, आप पूरे लिस्ट नहीं गिना सकते। ठीक है, तो उन सारे थिंकर्स में जो इंडिया में 18 सेंचुरी में, कुछ मिड 18 सेंचुरी की मैं बात करूँ तो एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चला था जिसमें ये सारे थिंकर्स जो थे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, अपनी अपनी टीचिंग से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे कि समाज में किस तरीके से बुराइयां फैली हुई हैं उनको साफ कर सकते हैं, सारे मनुष्य एक जैसे हैं, औरतों को सिर्फ घर की जंजीरों में नहीं बंधना चाहिए, उनको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनको भी बाहर आके इक्वल काम करना चाहिए, उनको भी अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारे जो पूरा मूवमेंट चला था सोशल मूवमेंट, उनका भी एक हिस्सा कौन रही है, पंडिता रामाबाई रही है। ठीक है, और इनका मानना था कि जो विमेंस है उनका जो स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा पैट्रियार्कल है, चाइल्ड मैरिजेस होती थी उस टाइम पीरियड में, विडोहुड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था, इलिटरेसी को भी सपोर्ट करते थे और लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स को भी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चीज़ थी कि जो मिड इंडिया की बात करें, हम कॉलोनियल ब्रिटिश इंडिया की बात करें
तो उस टाइम जो सोसाइटी थी, जो समाज था, उसमें बहुत ज़्यादा पैट्रियार्की थी, मतलब कि मेल डोमिनेंस इतना ज़्यादा था कि विमेंस को बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी होती थी, बच्चों की शादी हुआ करती थी, छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती थी, ठीक है। और जो लोग विधवा हो जाते थे तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट एक ये भी प्रोविजन था कि अगर मान लो बचपन में ही दो लोगों की शादी तय हो गई है और उनमें से एक मर गया, तो पूरी ज़िंदगी जवानी उसको जो बचा है, औरत को, ठीक है, आदमी की बात नहीं हो रही, सिर्फ औरत की बात हो रही है, उसको विधवापन में ही गुजारना पड़ता था। और ये जो विधवापन में गुजारने का मतलब आप समझ रहे हो, अरे क्या है, तो अलग ही तो रह रहे हैं सोसाइटी, नहीं, ऐसा नहीं होता था। ये जो विधवा औरतें हो जाती थी, इनके लिए अलग घर होते थे, अलग इंस्टीट्यूशंस होते थे, इन्हें समाज से पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता था। और जो शादीशुदा औरतें होती थी वो इनका चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी और इनको बहुत तरीके ताने देती थी कि विधवा का चेहरा देख लिया तो अपशगुन होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये सफ़ेद कपड़े में ही अपनी पूरी ज़िंदगी को बिता दिया करती थी। इन्हें कभी भी सर उठा के देखने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अगर सर उठा के देखिए तो किसी न किसी औरत पे या किसी आदमी पे क्या होगा, इनकी नज़र जाएगी, जो जिसको पॉल्यूटेड मानते थे। तो अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया नहीं, मैं वर्ल्ड ओवर की बात कर रही हूँ, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री आप पढ़ोगे, मिड 18 सेंचुरी की पढ़ोगे, चाहे उससे पहले की पढ़ोगे, तो यहाँ पे जितनी गंद मची थी ना, उतनी शायद ही कहीं मची थी, ठीक है। इतना सब कुछ हो रहा था यहाँ पे। और साथ के साथ जो प्रॉपर्टी राइट्स होते थे वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल होते थे, कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं होते थे। अगर पति उन्हें मार पीट के भगा दे रहा है घर से, तो फिर भाई तुम भाई के घर भी नहीं आ सकती, ठीक है। फिर तो तुम भटको, चाहे जंगल में चली जाओ, चाहे, तो बहुत सारे केसेस हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जो औरतें होती थी वो खुद को ना मार लिया करती थी, कोई आग लगा लिया करती थी खुद को, कोई नदी में डूब के मर जाया करती थी, क्योंकि बहुत गंदी नज़रों से इन्हें देखा जाया करता था, इनकी कोई स्टेटस, कोई वैल्यू नहीं होती थी। और एक बार जो विधवा हो गई तो उनको, मतलब ये देखा जाता है अब तो ये सबकी बहू है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिली। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सीरियसली ये चीज़ें पता है और मैंने कई सारे सोर्सेज में इन चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, सुना भी है, ठीक है। ऐसा होता ही होता था। उसका पति मर जाता तो गाँव गाँव के जितने भी लोग हैं फिर वो कहते थे कि हमारी सबकी बीवी है अभी है, तो सब लोग उसके साथ उल्टा सीधा काम किया करते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके की कंडीशन विमेंस की, जिसको इमेंसिपेट और विमेंस को एजुकेट करने के लिए पंडिता रामाबाई जैसे बहुत बड़ी स्कॉलर सामने निकल कर आती हैं, ठीक है। एंड द रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, एम जी रनाडे वर कंटेम्प्रेरीज। और देखो ये इनकी कंटेम्प्रेरीज थी, मतलब इनके टाइम पीरियड में भी जो राजा राम मोहन रॉय थे वो भी काम कर रहे थे। अब ये महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, लेकिन राजा राम मोहन रॉय कहाँ काम कर रहे हैं, ये कहाँ काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बंगाल में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रेजेंट डे बंगाल देख रहे हैं, वहाँ के हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर हैं, रनाडे हैं, ये सब बंगाल के हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये थिंकर्स में बांग्लादेश और बंगाल, तब एक ही, वेस्ट बंगाल एक ही था, ठीक है। बहुत बड़ा रीजन था ये तब। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मेजर हमें थिंकर्स देखने को मिलते हैं। तो इनके कंटेम्प्रेरी थी, मतलब ये सारे जब थिंकर्स थे, अपने राइटिंग्स लिख रहे थे, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे भारतीय समाज में, तब उस समय एक चेहरा पंडिता रामाबाई का भी था, ठीक है। रामाबाई वर्क रोज फ्रॉम दिस रिफॉर्मिस्ट कॉन्टेक्स्ट, बट हर अप्रोच वॉज डिस्टिंक्टिवली फेमिनिस्ट एंड इंडिपेंडेंस। तो जो इनकी अप्रोच थी रामाबाई की, वो रिफॉर्मिस्ट की थी, मतलब इन्होंने रिफॉर्म तो करने थे सोसाइटी में, लेकिन इनकी अप्रोच ना बहुत ज़्यादा ही नारीवादी थी, मतलब नारियों को बहुत ज़्यादा अधिकार देने की बात थी और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उस पर क्या करती थी, सपोर्ट क्या करती कि विमेंस का इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो समाज में उनकी हमेशा से इज्जत क्या कैसी रहेगी, बहुत ही निचली इज्जत रहेगी, ठीक है। उनका कोई प्रॉपर घर नहीं होगा, उनका कोई सम्मान नहीं होगा और उनको हमेशा दबा के रखा जाएगा, ठीक है। ऐसा सोचती थी कौन, पंडिता रामाबाई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, अब हम इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि इनकी अर्ली लाइफ कैसी रही है और इन्हें एजुकेशन कहाँ से ली है। बॉर्न इनटू अ प्रोग्रेसिव ब्राह्मण फैमिली, हर फादर टॉट हर संस्कृत, अनयूजुअल फॉर द विमेंस देन। देखो इनका जो जन्म था ना, वो एक प्रोग्रेसिव ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। देखो सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँ, बुरा मत मानना कोई भी, लेकिन सबसे ज़्यादा पिछड़ी सोच की जो वर्ग था वो ब्राह्मण वर्ग था, ठीक है। उसने क्या किया था, वो कभी किसी को पढ़ने नहीं देते थे, वो कभी किसी को समझने नहीं देते थे, चाहे हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, वो ये कहते थे हम बताएंगे वही तुम्हें सुनना पड़ेगा, हम इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। जब आपको कोई कहानी बताए तो उसमें 4 बातें जोड़ के बता सकता है, लेकिन आप जब उस सोर्स को खुद पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि वो कहानी तो ऐसी थी ही नहीं। तो जो ब्राह्मण था, जो प्रीस्टली वर्ग था, वो कहते थे कि ये सारे काम पढ़ाई लिखाई के सिर्फ हमारे हैं, हम लोगों को बताएं कि धर्म क्या होता है, धर्म से कैसे काम किया जाता है। लेकिन वहीं पे जो ब्राह्मण फैमिली एक हमें पंडिता रामाबाई की देखने को मिलती, वो बहुत प्रोग्रेसिव थे, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और उनके जो फादर थे उन्होंने इन्हें संस्कृत पढ़ना सिखाया था, जबकि लड़कियों का उस टाइम पढ़ना
बिल्कुल ही मना था। लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ सकती हैं, ठीक है, बुक्स को नहीं उठा सकती, उनको सिर्फ काम करना है घर का और अपने पति की देखभाल करनी है, पति के बाद पिता के बाद अपने भाई की, बेटे की, जिसकी भी, लेकिन वो कभी भी अपने लिए अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकती, ठीक है। और ये जो पढ़ाई लिखाई वाला काम था, ये वुमेंस के लिए बहुत अनयूजुअल था। ऐसा होता ही नहीं था कि वुमेंस को भी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा इंडल्ज किया जाए। तो ये एक एक्सेप्शंस निकल कर आते हैं, मतलब इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है रामाबाई के लिए कि उनके पापा ने उनको संस्कृत पढ़ाई समझाई, ठीक है, क्योंकि इनके पापा थोड़े मॉडर्न सोच के थे। एंड लॉस्ट पेरेंट ड्यूरिंग फैमाइन, लेकिन इनके पापा की और इनके माता जी की क्या हो गई, एक मृत्यु हो गई, ठीक है। इनकी फैमाइन था बहुत ज़्यादा चलते थे, ठीक है, भुखमरी आ जा रही है, प्लेग फैल रहा है, तो पता है लोग लाखों के लाखों, मतलब गांव के गांव खाली हो जाते थे, इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की डेथ हो जाया करती थी, ठीक है। एंड बिकेम अ विडो एट एन अर्ली एज, और जो पंडिता रामाबाई है वो भी कुछ 21 साल पे विडो बन जाती हैं, ठीक है। विडो कैसे बन जाती हैं, इन्होंने ना एक छोटी जात के उससे शादी की हुई थी, लड़के से, ठीक है। ये इनका एक बोल सकते हैं दिखाने के लिए था कि मतलब मानवता ही एक चीज़ होती है, कोई जात वात नहीं होती है। तो एक मेहर ऐसे करके मैंने पढ़ा था बुक में, उसकी जात के लड़कों से उन्होंने शादी की थी, लेकिन उस बेचारे की भी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है और इनकी 6 महीने की बच्ची को वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो पंडिता रामाबाई ने फिर स्ट्रगल कितना किया, आपको वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होना चाहिए। एंड हर डीप स्टडी ऑफ स्क्रप्चर्स लेड टू द क्वेश्चन ऑफ पेट्रियार्कल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने सब लोगों को खो देने के बाद भी उन्होंने कोई होप नहीं छोड़ी। स्टिल उन्होंने क्या किया, जो भी इनके स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं उनको बहुत डीपली स्टडी किया, आखिर लिखा क्या है इन वेदों में, ग्रंथ में, उपनिषद में क्या लिखा गया है। और तब उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, किसको, पेट्रियार्कल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। उन्होंने जब इन चीज़ों को समझा, इन चीज़ों को पढ़ा, तो इनके महत्व को समझा, जाना, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि इसमें तो बुक में ऐसे लिखा है लेकिन समाज में तो ऐसा होता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये निकल कर आया है इनका असली रूप, ठीक है, इस तरीके से। भाई जब तक आप असली कहानी नहीं जान सकते ना, तब तक आपका मुंह खोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बार आपने जान लिया कि हाँ भाई कहानी क्या है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ट्रैवल अक्रॉस इंडिया बिकेम नोन फॉर हर नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड हिंदू टेक्स्ट। उन्होंने क्या किया, पूरे भारत में ट्रैवल किया और ये बहुत ही एक ज्ञाता मानी गई संस्कृत की। संस्कृत इन्हें बहुत 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 अच्छे तरीके से आती थी, ठीक है, और हिंदू टेक्स्ट की भी, क्योंकि उन्होंने सारे हिंदू टेक्स्ट पढ़ रखे थे, ठीक है। आगे चल के तो उन्होंने बाइबल पढ़ रखा था, कुरान पढ़ रखा, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी, ठीक है। जहाँ खासकर इनका जो फोकस था वो रिलीजन पे था कि भाई हमें भी देखना है आखिर रिलीजन ऐसा कहता क्या है जो हमें एकदम वंचित रखा है हर चीज़ों से, ठीक है। अब इनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, रियलाइज दैट ट्रेडिशनल हिंदू टेक्स्ट जस्टिफाई विमेन सबऑर्डिनेशन। तो इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो ट्रेडिशनल हिंदू टेक्स्ट हैं वो जस्टिफाई करते हैं विमेंस के सबऑर्डिनेशन को, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा है कि जो औरत हैं उन्हें घर में रखो, औरत को पढ़ने मत दो, औरत को मर्द की सेवा में लगाओ, ठीक है। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ सही बात है, जितने भी हिंदू में धार्मिक लिखी गई किताबें हैं वो सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाई करती हैं इस चीज़ को, ठीक है, उनके लिए प्रोग्रेसिव व्यू नहीं है। बिगिन एडवोकेटिंग फॉर द एजुकेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एज अ की टू सोशल चेंज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना रिफॉर्म मूवमेंट लगाया, चलाया समाज में, जिसमें क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को फोकस दिलाया कि नहीं, विमेंस को आप एम्पावर करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करो, ठीक है, जिससे समाज में क्या होगा, कई तरीके के परिवर्तन आएंगे, ठीक है। देखो मुझे लगता है विमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए और ट्रूली एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हवाबाजी में रह रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, आपको ना, मतलब आज तो प्रेजेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन आप अपने दिमाग से मजबूत हो जाते हो, अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर लेते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको ट्रू फेमिनिज्म का मतलब समझ में आ जाता है, ठीक है। जिस तरीके से आज जो फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म के नाम पे चीज़ें गलत हो रही हैं या फिर कुछ भी चीज़ मान लो, ठीक है, वो चीज़ें आप नहीं करते हो जब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, आप समझदार होते हो, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की रखी हो। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे केसेस देखे हैं, सुने हैं, जो एकदम ट्रूली इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, ट्रूली बहुत ज़्यादा होशियार वगैरह होते हैं, मैंने उनको बेतुकी चीज़ों में इंडल्ज होते हुए नहीं देखा है। लेकिन हाँ, जो मैंने, वो होता है ना, एक कहावत बोली जाती है, अदगल, वो क्या है हिंदी में कहते हैं, अदजल गगरी चलकत तुझे, ऐसी कोई कहावत है। तो भाई वो तो मैंने देखा है, मतलब जिनके पास बहुत ही कम नॉलेज होती है वो लोग बहुत शो ऑफ करते हैं, ट्रू नॉलेज का मतलब समझते ही नहीं है, अपने आगे किसी को समझते नहीं, और जिनके पास बहुत डीप नॉलेज होती है वो आपको एकदम से
आइसोलेटेड पर्सन दिखेंगे और अपनी लाइफ में एकदम मस्त रहेंगे, दूसरों की प्राइवेसी पीस को वो बहुत अच्छे से मेंटेन करना जानते हैं, अपने आप को एंजॉय करना जानते हैं, तो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी, चाहे वो वुमेंस के एजुकेशन की हो गई, चाहे वुमेंस के एम्पावरमेंट की हो गई, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव की बताया किसने, रामाबाई ने। और इनका मानना था कि आप अगर वुमेंस को एजुकेट करते हो तो जिससे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, समाज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इवेंचुअली क्या है, बच्चे अपनी माँ के पास ज़्यादा रहते हैं, माँ पढ़ी लिखी है, माँ अच्छी शिक्षा दे रही है, तो वो एक अच्छी नस्ल पैदा कर सकती है। ठीक है, एक अच्छी जनरेशन को जन्म दे सकती है, ये मानना था रामाबाई का, और मेरा भी सेम यही मानना है। ठीक है, लेटर शी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, और इन्होंने हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां देखी कि बाद में चल के ये क्रिश्चियन बन गई। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, नॉट एज अ रिजेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर बट एज अ सर्च फॉर स्पिरिचुअल इक्वलिटी। इसलिए इन्होंने क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ये हिंदू कल्चर को बहुत बुरा मानती थी, इन्होंने इसलिए अपने आप को कन्वर्ट किया क्योंकि ये स्पिरिचुअल इक्वालिटी पे बिलीव करती थी। ठीक है, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो हिंदू धर्म से थोड़ा सा मॉडर्न है। ठीक है, अगर बहुत भी नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें इतना ज़्यादा वुमेन्स के ऑपरेशन की बात नहीं की गई है, वुमेन के एजुकेशन को इतना डिस्कार्ड नहीं किया है। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म को जो लेटर टेक्स्ट लिखे गए हैं, लोग अपने फ़ायदे के लिए लिखे हैं, उनमें तो उन्होंने बहुत गड़बड़ी कर रखी है। लेकिन हाँ, अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, बाइबल की बात करें, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी। ठीक है, प्रोग्रेसिव व्यू देखा, ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए, और उन्होंने अपने आप को मैरी रामा, उन्होंने अपना नाम बाद में रख लिया था। ठीक है, पंडिता रामाबाई नाम था इनका, लेकिन उन्होंने बाद में मैरी रामा करके ऐसे कुछ नाम रखा था, मुझे एग्जैक्ट उनका, हाँ, नाम तो यही रखा था उन्होंने, मैरी रामा। ठीक है, देन डेवलप अ यूनिक फेमिनिस्ट थियोलॉजी दैट कंबाइंस फेथ एंड एमेंसिपेशन, और इन्होंने एक नई तरीके की क्या हुई, इन्होंने फेमिनिस्ट थियोलॉजी को डेवलप किया जिसमें एमेंसिपेशन के साथ साथ फेथ की भी बात की। ऐसा नहीं है कि आप पेट्रियार्की को बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड करते हो तो उसकी जगह पे एक फेमिनिज्म का मतलब ये हो जाता है कि आप पेट्रियार्की को डोमिनेंस कर लो, मेल्स को ख़त्म कर दो, उनके ऊपर चढ़ जाओ, उनके लिए बुरा सोचो। नहीं भाई, एक यूनिक वे होता है इक्वालिटी का। ठीक है, जो लोग गलत सोचते हैं कि फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है कि आदमियों को दबा लो, उनको मारो पीटो। ठीक है, जो आदमियों ने वर्षों से किया है औरतों के साथ, वो उनके साथ होगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम अगर बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इंडिया में डेवलप हो गया या कहीं भी डेवलप हो गया, और हम लोग रियल में मतलब जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट बनने की बात करती हैं और सच में उनके पास एकदम ट्रू नॉलेज है, यूनिक नॉलेज है, तो मुझे लगता है वो एक व्यू रखती हैं इस वर्ल्ड को चेंज करने का। ठीक है, और एक आपने इकोलॉजी में बहुत अच्छी सी बात पढ़ी थी, मैंने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो फीमेल्स होती हैं, जो फेमिनिस्ट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर पाती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे पेट्रियार्की है वो कैपिटलिज्म को बहुत सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है, लेकिन जो फेमिनिज्म होता है या फिर जो फेमिनिस्ट थिंकर्स होते हैं वो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो वो एक सपोर्ट इसको भी देती हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत सही लगती है। मतलब जो फीमेल्स होती है नेचुरली उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है नेचर से, उनको प्लांट्स अच्छे लगते हैं, हरियाली अच्छी लगती है, साफ सफाई अच्छी लगती है। इतना नहीं लगता कि मुझे मेंस को भी अच्छी लगती होगी। ठीक है, जितना मैंने मतलब देखा है, जाना है। देन यहाँ पे हम उनके मेजर वर्क को डिस्कस कर लेंगे जो कि पूछे जाते हैं और आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उनका पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, जो उन्होंने 1887 रखी है, ये बुक आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो इंडिया की अगर मैं बात करूँ मिडल इंडिया की, तो देखो जो कंडीशन ना लो कास्ट वुमेन की थी उससे कई ज़्यादा बुरी कंडीशन थी अपर कास्ट वुमेन्स की। ठीक है, क्योंकि जो लो कास्ट वुमेन्स थी वो तो बाहर भी जाती थी अपने हस्बैंड्स के साथ, रोड पे भी चलती थी, काम काज करती थी, खेतों में काम करती थी। ठीक है, लेकिन जो हाई कास्ट की हिंदू वुमेन्स थी उनको ऐसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे माचिस नहीं होती उसको एकदम डिब्बी में पैक करके रखा जाता है कहीं सील ना जाए, वैसे उनको पैक करके घरों में रखा जाता था कि भाई तुम ऑनर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और वो इस चीज़ को बहुत अच्छा समझती थी, अच्छा मानती थी, जबकि बहुत बेकार चीज़ होती है। ठीक है, ज़िंदगी में तुमने कभी कुछ देखा नहीं, कभी कुछ जाना नहीं, और तुम इस पर प्राउड कर रहे हो कि तुम हाई कास्ट वुमेन हो, तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। ठीक है, क्रिटिक ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ अपर कास्ट वुमेन इंडिया, तो ये क्या है, ये इस बुक में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हैं कि किस तरीके से अपर कास्ट की जो वुमेन है भारत में उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ठीक है, एंड डिस्कस चाइल्ड मैरिज, इसमें ये चाइल्ड मैरिजेस की बात करती हैं, विडोहुड की बात करती हैं और लैक ऑफ एजुकेशन की बात करती हैं। आपको ये चाइल्ड मैरिजेस हो गया, विडोहुड हो गया, ये सब अपर कास्ट में देखने को मिलता है। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, ये कहते हैं बेबी गरीब लोग होते हैं उनकी तो कोई इज्जत नहीं होती, वो कुछ भी करें, ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई बढ़िया है, मुझे लगता है अच्छा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम अपनी लाइफ तो अपने तरीके से जीते हैं, मज़े करते हैं, ऐश करते हैं। लेकिन जो बड़े घर के लोग होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास होते हैं वो ये सोचते थे चार लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो इस चक्कर में पूरी ज़िंदगी भर पिसते रहते हैं और आखिर में आके 50 साल की 60 साल की उम्र में बस अपने आप को राम राम सत्य कह के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा
डिस्कस कर रही हैं रामाबाई कि जिस तरीके से अपर कास्ट की विमेन की कंडीशन इंडिया में ख़राब है, उतनी कंडीशन लोअर कास्ट की विमेंस की नहीं है। एंड कॉल फॉर द रिफॉर्म बेस्ड ऑन एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी। और ये कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द क्या होना, हमें एक समाज में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा, जो कि एजुकेशन पे बेस्ड होगा। एजुकेट होंगे तो दोनों लोग होंगे, चाहे मैन हो गया विमेन हो गया, इक्वली एजुकेट होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस होने चाहिए, ठीक है, उन्हें खुद को पता होना चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए, और उनकी भी डिग्निटी होनी चाहिए, सम्मान दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट अपना वर्क देती हैं अ टेस्टिमनी, जो लिखती हैं 1898 में। हाँ, 1898 में ये लिखती हैं अ टेस्टिमनी, हर पर्सनल स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी एंड क्रिटिक ऑफ सोशल ऑर्थोडॉक्सी। तो ये एक तरीके से इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिन्होंने अपने ऊपर लिखी है, और ये अपने थॉट्स को भी इसमें डिस्कस करती हैं। ट्रांसलेशन अगर इनका वर्क देखें तो ट्रांसलेट द बाइबल इनटू मराठी, इन्होंने बाइबल को मराठी में ट्रांसलेट किया ताकि लोग समझें, ठीक है, भारत के लोग समझें, अच्छे से जानें। मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द इंडियन वुमेन, ताकि भारत में जो भारतीय वुमेन है, जिनको सिर्फ हिंदी आती है पढ़नी या जिनको मराठी आती है पढ़नी, वो भी इसको समझ सकें ज़्यादा से ज़्यादा। इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि भारत के लोगों को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में, लेकिन हाँ, वो बस ये एक आउटलुक देना चाह रही थी इंडियन वुमेन्स को कि देखो, धर्म में वो चीज़ें नहीं लिखी हैं जो तुम चीज़ें फॉलो करते आ रहे हो बरसों से। धर्म ने हमें अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, तुम तो गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तुम गलत चीज़ों को सर पे बिठा रहे हो, ठीक है। इस तरीके की बातें कौन कर रही हैं? पंडित रामायण कर रही हैं, और अपने इन्हीं थॉट से क्या कर रही हैं, इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं। इनके यहाँ पे हम की आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, तो विमेंस की एजुकेशन पे ये बहुत ज़्यादा बात करती हैं। बिलीव एजुकेशन वाज द फाउंडेशन फॉर द विमेंस एम्पावरमेंट। तो ये क्या करती हैं, ये विमेंस के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि एक बार जो नारी है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो वो अपना उत्थान खुद कर सकती है, ठीक है, वो खुद से एम्पावरमेंट हो सकती है। एंड फाउंडेड इंस्टीट्यूशंस टू एजुकेट एंड ट्रेन विडो और ऑर्फन वुमेन। और इन्होंने कई सारे क्या बनाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए, जो क्या करते थे, विमेंस को एजुकेट करते थे, और जो ऑर्फन विमेंस होती थी, मतलब जिनका कोई नहीं होता था, उनको भी ये करती थी, एजुकेट करती। साथ में इन्हें सोशल रिफॉर्म की बात करती थी, जिसमें वर्क अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस में, जिसमें ये इन्होंने कई सारे काम किए ताकि बच्चों की शादी को रोका जा सके, ठीक है। कास्ट ऑपरेशन को, जो कास्ट में डिवीजन हो रखा है समाज में, उसकी जो बहुत ज़्यादा मनमानी है, या फिर जो अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को परेशान करते हैं, उसको भी रोकने की इन्होंने बात की है। साथ में विमेंस के साथ हो रहे बहुत ज़्यादा अत्याचार को भी ये क्या कर रही हैं, बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर रही हैं समाज में, ठीक है। स्ट्रेस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, और इनका मानना है कि जो विमेंस होती हैं, इनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, मतलब उन्हें पैसे कमाने के ज़रिए बताने चाहिए किस तरीके से। देखो, जब पैसा होता है ना आपके हाथ में, तभी आप एक इंडिपेंडेंट फील करते हो, वरना बिना पैसे के आप इंडिपेंडेंट कैसे फील कर सकते हो, आई डोंट नो। और वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करती है, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिसमें आपको काम करना सिखाया जाए, ठीक है, कैसे भी काम करना, चाहे कपड़े बनाना, चाहे हाथ से बुनाई कढ़ाई करना, ये सिखाया जाए, तो ऐसी ट्रेनिंग की भी ये बात करती हैं। रिलीजियस रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो इनका मानना है क्रिटिसाइज द पैट्रियार्की स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुज़म, जिस तरीके से हिंदू धर्म में पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको बहुत ही तरीके से ये क्रिटिसाइज करती हैं, और ये एडवोकेट करती हैं इंडिविजुअल कॉन्साइंस को और इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इनका मानना है कि जो भगवान है, उन्होंने सबको इक्वल बनाया है, तो ये ऊंचा नीचा, काला गोरा, ये क्या होता है, ठीक है, सारे लोग एक बराबर है, ठीक है। तो ये सोशल रिफॉर्म के साथ साथ रिलीजियस रिफॉर्म की भी बात करती हैं। इनके इंस्टीट्यूशंस को भी देख लेंगे, इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं ताकि ये लोगों की मदद कर सकें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शारदा सदन, जो 1889 में बनाया उन्होंने। ये बॉम्बे में बनाया था, स्कूल फॉर द विडो एंड डेस्टिट्यूट वीमेंस। तो इन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया था, इंस्टीट्यूशन जानते हो ना, अभी आश्रम टाइप बने होते हैं बहुत सारे, और जो महिलाएं होती हैं उनके लिए ऐसे घर बना देते हैं, सरकार बनाती है, लेकिन उन्होंने उस टाइम बनाया था, सोचो 1889 में। तो जैसे विडोज़ होती थी, उनके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया था, ठीक है, जो भी विधवा औरतें हैं। एंड फेस सिवियर अपोजिशन फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदूज। इस काम के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा क्या किया गया था, बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था, और इनका अपोजिशन हुआ था, जो बहुत ज़्यादा कैसे हिंदूज थे, जो बहुत ज़्यादा कट्टरवादी हिंदू थे, ठीक है, कट्टरवादी हिंदू भी थे, ठीक है, अभी भी हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर दूसरा मेजर इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाया मुक्ति मिशन 1898 में पूना में। एंड इट प्रोवाइडेड शेल्टर, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू विडो एंड चिल्ड्रंस। और ये क्या करता था, शेल्टर देता था, उनको रहने के लिए एक छत देता था, पढ़ाई लिखाई और उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग कहाँ करता था, उस इंस्टीट्यूशन में करता। तो आपको याद रखना, जो सादा सदन था वो बॉम्बे में था, और मुक्ति सदन कहाँ था, पुणे में था, ठीक है। एंड बिकेम अ मॉडल फॉर द विमेंस एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। और एक मॉडल की तरीके से ये निकल कर आई कि किस तरीके से विमेंस को हम एम्पावर कर सकते हैं और उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी सोच थी भाई, बहुत अच्छी फेमिनिस्ट थिंकर थी, तो उनकी कंट्रीब्यूशन आपको हमेशा याद रखने चाहिए।
पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट की अगर हम बात करें तो एडवोकेट मोरल एंड सोशल डेमोक्रेसी रूटेड इन इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। इनका मानना था अगर आपको डेमोक्रेसी और सोशल इक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी है तो ऐसे सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए जो कि ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर होनी चाहिए, सारे मनुष्यों का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो औरत है कि आदमी है, सम्मान दो तो सबको दो, ठीक है, इस तरीके से बात करती थी। और इक्वलिटी होनी चाहिए, समाज में बराबर होने चाहिए, पुरुष भी उतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए जितनी कि महिलाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सॉ एजुकेशन एज अ मीन्स टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। और इनका मानना था कि अगर आपको विमेन को एम्पावरमेंट करना है, विमेन को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाना है, तो उनको सबसे पहले एजुकेट करो, ठीक है। एजुकेशन से ही सारी चीज़ें निकलती हैं। आज की महिलाएं अगर बहुत ज़्यादा जानती हैं, लिख पढ़ गई हैं और इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं तो क्योंकि वो एजुकेट है, ठीक है। बिना एजुकेशन के और आप लेस एजुकेटेड विमेन को मिलो और एक हाईली एजुकेटेड विमेन को मिलो तो आपको डिफरेंस समझ में आता है। उसको मल्टीपल एरियाज़ की नॉलेज है, उसको कहीं भी जाने की नॉलेज है, उसको कुछ भी करने की नॉलेज है, वो कभी भी भूखी नहीं रहेगी, ठीक है। उसको पता है कि हाउ टू अर्न। लेकिन आप लेस एजुकेटेड विमेन को उसको शर्म ही लगे, अरे ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो ये जो ना, ये तो बहाने हैं सारी चीज़ें। एंड क्रिटिक बोथ कॉलोनियल पेट्रियार्की एंड हिंदू पेट्रियार्की। तो उन्होंने क्या है कि जिस तरीके से कॉलोनियल पेट्रियार्की है उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, साथ साथ हिंदू पेट्रियार्की को भी उन्होंने कम्प्लीटली क्रिटिसाइज किया है। एंड रिप्रेजेंटेड एन अर्ली फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया। और उन्होंने एक तरीके से रिप्रेजेंट किया है अर्ली फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थॉट को, किसमें, इंडिया में। हर आइडियाज़ प्रीडेट्स एंड एंटिसिपेट लेटर फेमिनिस्ट थ्योरीज। और इनके जो आइडियाज़ थे वो आगे चल के जो और भी लोग आए थे उनको भी बहुत ज़्यादा क्या किए, इंस्पायर किए, ठीक है। आइडियाज़ ही इतने अच्छे, भाई आप कोई भी इंस्पायर हो जाए, हम ही लोग इंस्पायर हो गए ना, आप में से आधे ज़्यादा तो लोग तो इंस्पायर हो ही गए होंगे। पंडिता रामाबाई एज अ फेमिनिस्ट थिंकर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर इन्हें माना जाता है, फेमिनिस्ट थिंकर एक्चुअली। एंड लिंक जेंडर जस्टिस विद सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने एक तरीके से जो जेंडर जस्टिस है, जेंडर जस्टिस किसकी होनी चाहिए, विमेंस की होनी चाहिए, उसको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ क्या किया, लिंक किया। देखो जब समाज में औरतों को क्या होगा, सम्मान दिया जाएगा, औरतों के एजुकेशन पे बात की जाएगी, उनको एम्पावर किया जाएगा, तभी तो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। बिना ये काम किए हम समाज में बदलाव कैसे ला सकते हैं, वरना तो समाज पहले जैसा ही चलता रहेगा। तो यही बात तो वो समझाना चाह रही हैं। एंड एडवोकेट रिफॉर्म फ्रॉम विद इन सोसाइटी। और ये कहती हैं कि समाज में जो भी बदलाव होंगे वो सामाजिक लोग ही करेंगे, ठीक है, ना कि किसी एक रिबेलियन के थ्रू आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि औरतें सारी निकलकर अपने हाथ में भाला डंडा और ये सब उठा लेंगी तब मारेंगी मर्दों को और फिर कहेंगे कि नहीं हमें फेमिनिज्म इस्टेब्लिश करना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो समाज है उसको धीरे धीरे अपने जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी है वो छोड़नी पड़ेगी, एकदम प्रोग्रेसिव माइंड की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक अगर प्रेजेंट रामाबाई अगर कैसे भी करके आ जाए भगवान मतलब उतर के, तो ना बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, क्योंकि भाई उनकी कंडीशंस बहुत अलग थी और आज प्रेजेंट डे कंडीशन बहुत अलग है। आज अगर किसी का बच्चा सीबीएसई में जा रहा है तो उसकी बेटी भी सीबीएसई में जा रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, पायलट बन रही है, तो उनको देख के खुशी होती है, चलो भाई हमने जो कंट्रीब्यूट किया, हमने जो भारत देश को दिया वो सफल हुआ आगे चल के, ठीक है। एंड एम्फोसाइज ऑन मोरल स्ट्रेंथ एजुकेशन एंड सेल्फ हेल्प अमंग वीमेन। और ये बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करती हैं मोरल स्ट्रेंथ के ऊपर, एजुकेशन विमेंस की, और उसमें सेल्फ हेल्प की, मतलब विमेंस जो हैं आपस में एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे को ग्रो होने में भी मदद करें। इनका क्रिटिसिज्म अगर हम डिस्कस करें, इनको भी भाई क्रिटिसाइज किया है, सारे थिंकर्स को क्रिटिसाइज किया है। हर कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी वॉज क्रिटिसाइज बाई मैनी इंडियन रिफॉर्मर्स। तो इनका जो कन्वर्जन था, मैंने आपको बताया, इन्होंने अपने आप को बाद में क्या किया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा लिया गया था, ठीक है। तिलक ने भी इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है, क्योंकि वो ना भारतीय सभ्यता को, भारतीय हिंदू धर्म को बहुत बड़ा चढ़ा के मानते थे। तो इनका तिलक से इनकी थोड़ी वैसी रहती थी, मतलब तिलक इनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो ये जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा इनसे गुस्सा आते, क्योंकि उन्होंने भाई अपने आप को क्रिश्चियनिटी में चेंज कर लिया था। और लोग इन पे एलिगेशंस लगाते थे कि इनका जो शारदा सदन है, चाहे मुक्ति मिशन है, वो एक तरीके से कन्वर्जन का टूल है। मतलब इन्हें लगता था कि वहाँ पे सिर्फ ना लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए काम करें। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। अब समाज में कोई औरत नया काम करती है, ठीक है, उसको किस तरीके की बातें सुननी पड़ती हैं आपको तो अच्छे से पता है, ठीक है। एंड सम accuse her western bias though her reformist was rooted in Indian realities। और कुछ इसको एक्यूज करते थे कि इनमें ना बहुत ज़्यादा वेस्टर्न बायसनेस है, मतलब ये वेस्ट जो कंट्री है, वेस्ट कल्चर है, वेस्ट ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इंडियन ट्रेडिशन को हमेशा गिराने की बात करते थे। ऐसी बात और ऐसे एलिगेशंस भी इन पर बहुत ज़्यादा लगे हैं। अदर फेल्ट हर क्रिटिक ऑफ हिंदुज़म वॉज टू हार्श। और कुछ लोगों को लगता था कि इन्होंने जिस तरीके से हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज़ किया है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, मतलब इतना गंदा हिंदू धर्म है भी नहीं जितना ये कहती हैं। भाई था, धर्म कोई गंदा नहीं होता, ठीक है, धर्म कोई सा भी गंदा नहीं है, बस उसको मानने वाले लोग गंदे होते हैं, उसको इंटरप्रेट करने वाले लोग गंदे होते हैं, वो किस तरीके से उस धर्म को फॉलो कर रहे हैं वो लोग गंदे होते हैं। मनुष्य ही अंत में गंदा है, ठीक है। अगर इंडियंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ मैं, अगर मनुष्य की ही बात करूँ तो वही गंदा है, ठीक है, चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है। आप
जितनी भी सोसाइटी में क्राइम्स देख रहे हो, रेप देख रहे हो, मर्डर देख रहे हो, कौन से धर्म में लिखे हैं, तुम्हें कौन सा धर्म सिखाता है ये सारे काम करने, तो तुम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम गंदे हुए, ना कि तुम्हारा धर्म गंदा हुआ। तो लोग गंदे होते हैं, ना कि कोई धर्म गंदा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको पंडिता रामाबाई की सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अच्छी लगी होंगी, उनके कंट्रीब्यूशन समझ में आए होंगे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मुझे तो बहुत पसंद है, और आपको भी पसंद हुए होंगे, ठीक है। आप भी कुछ ना कुछ इंस्पायर हुए होंगे, हाँ बॉयज़, आप गर्ल्स, आप भी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, ध्यान रखना अपना, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बना लेना, इनके नहीं समझ में दोबारा समझ लेना। बहुत अच्छी फेमिनिस्ट थिंकर है, ठीक है, और इनके बारे में और कुछ पूछा नहीं जाता है, बस इनके आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है। तो आइडियाज़ आपको सारे पता होने चाहिए। वीडियो समझ में नहीं आई हो तो दोबारा देख लेना, नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं मैं उसको एक वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहो, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।